माँ तुमने मूंगफली के लड्डू बना दिए क्या? मुझे खाने का बहुत दिल कर रहा है, जल्दी से मूंगफली वाला लड्डू बना कर दो ना, मुझको खाना है। अरे चिंटू बेटा, थोड़ा सब्र रख ले। मूंगफली का लड्डू बनाना कोई 2 मिनट की मैगी थोड़ी है जो तुरंत झटपट से बन जाएगी। अभी तो मैंने मूंगफली रेत में भूनना शुरू किया है, अभी तो गुड़ भी पिघलाना है, उसके बाद मैं तुझे गर्मा गर्म लड्डू बना कर दूंगी, फिर तू खाना। ठीक है माँ, तब तक मैं बाहर से खेत में से घूम फिर कर आता हूँ। ऐसा बोलकर नन्हा सा चिंटू अपने मूंगफली के आकार वाले खूबसूरत घर से बाहर टहलने के लिए निकल जाता है। आसपास में बसे सभी घर मूंगफली के आकार वाले थे। एक बुजुर्ग उम्र वाली दादी सूप में मूंगफली फटक रही थी। किसानों का झुंड अपने अपने मूंगफली के खेतों में हंसते मुस्कुराते हुए खेती बाड़ी कर रहे थे। धरती मैया की दया से अब की बार हम किसानों की मूंगफली की फसल 10 गुना ज्यादा फली है। सुहाने की बात कही आपने काका, हम सबके खेतों में कितनी बढ़िया मूंगफली की फसल है, लहला रही है इस बार तो। ऊंचे दाम पर बिकेंगी हमारी मूंगफलियां, देख लेना। अरे तेरे मुंह में घी शक्कर बेटा, ईश्वर करे ऐसा ही हो। हम किसान लोग पूरे साल इस खेत में मेहनत करते हैं, साल भर की मेहनत के बाद फल मिलता है। मेरी तो एक ही कामना है, एक ही इच्छा है, इस बार हमारी मूंगफली अच्छे दामों पर व्यापारियों से बिक जाएगी तो मैं गरीबों में कंबल बांटूंगा। ऐसा बोलकर सभी किसान खेतों से मूंगफली की फसल को अलग करने लगते हैं। ठंडी ठंडी पूर्वा हवाएं जाड़ा उखाड़ रही थी। खेत के पास ही में एक नदी बह रही है जिससे किसान लोग मूंगफली की फसल को सींचते हैं। लेकिन ताज्जुब करने की बात तो यह है कि गांव के अंदर सबके घर मूंगफली के हैं। आखिर क्या है इस मूंगफली गांव का रहस्य? क्या यह मूंगफली गांव हमेशा से इतना ही फलता फूलता गांव था? तो चलिए देखते हैं। तू देख लेना कमलेश, इस बार तो सबसे बढ़िया दानेदार मूंगफली की खेती तो मैंने करी है। इस साल तो मैं ही बाजी मारूंगा। ऐसी बात तो फिर फसल मिलाकर देख लो मदन भाई, तुम्हारे मुकाबले मेरे खेत की मूंगफली के दाने कितने मोटे मोटे हो गए हैं। इस बार के सीजन में तो मूंगफली बेचकर सबसे ज्यादा कमाई मैं ही करूंगा। क्यों रामू काका, आप तो बहुत ही बढ़िया अनुमान लगाते हो। देखकर बताओ दोनों में से किसके खेत की मूंगफली की गुणवत्ता ज्यादा अच्छी है। अरे मदन, कमलेश, धरती मैया का धन्यवाद करो कि हमारे गांव के किसी भी किसान की जमीन बंजर तो नहीं रहती। न किसी भी बरस सबके खेतों में मूंगफली की फसल हुई है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। लेकिन ईश्वर की दया से हम भूखे तो नहीं रहे, परिवार का भरण पोषण तो चल रहा है भगवान की दया से। ये कहानी है मखना गांव की, जहां के निवासियों का मुख्य कारोबार खेती बाड़ी था। गांव के किसान साल भर जमीन पर मूंगफली की खेती उगाते हैं। गांव में लगने वाला मूंगफली का बाजार जिले भर में सबसे बड़ा बाजार है। सभी के खेतों में मौसम की पहली फसल लहला रही है, लेकिन किसानों के अंदर खुशी से बढ़कर जलन की भावना है। सब किसान गरीब कंचन के मूंगफली के खेत को देख रहे हैं। देख रहे हो कमलेश, इस एक अकेली लड़की ने अकेले के बलबूते पर इतनी बड़ी जमीन की जुताई कर ली, वो भी बिना ट्रैक्टर के। बीज लगा लिया और देखो इस साल इसकी मूंगफली की खेती तो हम बाकी किसानों से 4 गुना ज्यादा हुई है। और इतने मोटे मोटे दाने, इसके मूंगफली के बदले तो व्यापारी मुंह मांगा दाम दे देंगे। हे धरती मैया, आपका धन्यवाद। अब की बार मेरी मिट्टी ने सोना उगला है, सोना। इतनी अच्छी फसल हुई है, इस बार सारा कर्जा उतर जाएगा, फिर मैं अपने और दादी के रहने के लिए एक पक्का घर बना लूंगी। गरीब कंचन अपनी थोड़ी सी जमीन पर उगी हुई मूंगफली की फसल को देखती है। उसके दिल में काफी सारी उम्मीद लगी हुई है। उसने अपनी जिंदगी को संघर्ष और गरीबी भरे मंजरों से गुजारा है। इस दुनिया में उसके माता पिता नहीं, केवल इकलौती बुजुर्ग दादी उसके जीने का सहारा है। वो मिट्टी की मड़ई के अंदर रहती हैं, जिसमें बहुत सारे छेद और दरार हैं, जहां से ठंडी ठंडी हवा अंदर आती है। मूंगफली ले लो मूंगफली, ताजी ताजी मीठी मीठी करारी दानेदार मूंगफली खा लो। आओ आओ, सर्दी की मूंगफली खा लो, गजक पट्टी वाली मूंगफली ले जाओ, एकदम सस्ते में। जी हाँ, एकदम सस्ते में बाबूजी। अरे वाह, तुम्हारे मूंगफली तो बहुत ही करारे और बढ़िया दानों के हैं। ऐसा करो 10 किलो तौल दो, ये गजक पट्टी के लिए लेकर जाना है। जी अभी तौल देती हूँ। कंचन की मूंगफली खरीदने के लिए बाजार में ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। उसकी सारी मूंगफली बिक जाती है। तभी धनपत सेठ, जो हर साल उस गांव के किसानों का मूंगफली खरीदता है, वो कंचन के मूंगफली खरीदने का सौदा करता है। ठीक है, तुम कल सारी फसल तैयार रखना। मेरे आदमी बैलगाड़ी लेकर आएंगे तो सारी मूंगफलियां लदवा कर शहर में ले जाएंगे। पैसे भी मैं कल उन्हीं के हाथों भिजवा दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं आज ही अपनी फसल की सारी ढेर काट के बोरी में भरवा कर तैयार कर दूंगी।
कंचन के खेत की सारी मूंगफलियां सेठ खरीद लेता है और बाकी किसान हाथ मलते रह जाते हैं। सब मिलकर षड्यंत्र रचते हैं। देखा, इस कंचन के चलते हम किसानों के साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया। सेठ ने हमारी मूंगफलियों को नहीं खरीदा, अब हमें घाटा खाना पड़ेगा। चिंता मत करो मदन, उसकी नौबत नहीं आएगी। मेरे पास एक तरकीब है। दोनों आपस में कुछ फुसफुसाते हैं और रात ढलने तक कंचन के खेत की फसल के ढेर में बगल के खेत, जो कि जमींदार का होता है, उसमें से मूंगफली की फसल मिला देते हैं, जिसे अगले दिन ब्याजखोर जमींदार उस बेचारी पर लाठी की मार पड़वाता है। बोल, मेरी मूंगफली की कितनी ढेरी तूने अपने खेत में मिलाई है? मैं सच कहती हूँ जमींदार जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं केवल अपनी मेहनत का भरोसा रखती हूँ। मैं निर्दोष हूँ। अरे हर चोर चोरी करने के बाद यही कहता है जमींदार जी। कालीचरण, इस पर तब तक कोड़े बरसाओ जब तक ये सच ना उगल दे। जमींदार का आदमी मार मार कर उसकी जान ले लेता है। गांव की जमीन उसके खून से सन जाती है। अंतिम सांस गिनते हुए कंचन मखना गांव को श्राप देती है। तुम किसान मेरी जान के हत्यारे हो। मैं इस गांव को श्राप देती हूँ कि सारी जमीन बंजर पड़ जाएगी। तुम सब भुखमरी का शिकार होगे और दिन रात इस गांव में बर्फ की बारिश होगी। कंचन के मरते ही गांव में श्राप का असर शुरू हो जाता है। मूंगफली की फसल से लहलाते खेत खलिहान बंजर पड़ जाते हैं। दिन रात बर्फ की बारिश होती है। सबके घर उजड़ जाते हैं। पूरा गांव खुले आसमान के नीचे ठंड का प्रकोप सहता है। माँ, मुझको ठंड लग रही है, सांस भी नहीं आ रही है। खून, हाजी पिंकी के बापू, पिंकी के मुंह से खून आ रहा है, कुछ करो। चिंटू के बापू, चिंटू सांस नहीं ले पा रहा है, कुछ करो। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। इस सब के जिम्मेदार हम किसान हैं। हम उसके मौत के भागीदार हैं। अपने पापों गुनाहों से तौबा करो। पूरा गांव पश्चाताप करता है, जिससे धरती मैया उनको दर्शन देती है। ये धरती उस निर्दोष के लहू से अगले 1 वर्षों तक श्रापित है। इसलिए तुम संपूर्ण गांव यहाँ से उत्तर को चले जाओ। वहीं तुम्हारे वायदे की जमीन है। वहीं जाकर बस जाओ और फूलो फलो। धरती मैया के हाथों से कुछ जादुई मूंगफली के बीज निकलते हैं, जिसे लेके पूरा गांव उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां नदी बह रही थी। धरती मैया के कहे अनुसार हम जमीन तक पहुंच तो गए, लेकिन हम यहाँ घर कैसे बनाएंगे? गांव में फूस का एक तिनका भी नहीं बसा है। बेआसरा कैसे जिंदा रहेंगे इतनी ठंड में? तभी एक अद्भुत चमत्कार होता है और देखते ही देखते धरती माँ के दिए गए जादुई मूंगफली बड़े बड़े विशाल मूंगफली के आकार वाले सुंदर घर में बदल जाते हैं। माँ देखो, मूंगफली वाले घर, ये कितना अद्भुत है। आओ और मेरे अंदर बस जाओ। मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। हमारा गांव जादुई मूंगफली का गांव हो गया है। अब हम इसी जमीन पर खेती बाड़ी करेंगे और कभी किसी के आगे बढ़ने से नहीं चलेंगे। सबने मूंगफली बोरियों में भर ली। चलो, हमारे खेत की पहली फसल इस साल हम जरूरतमंदों में बांटेंगे। हाँ काका, जाने अनजाने में हमने जो अपराध किए हैं वो क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन हम गरीबों की भलाई करके तो इंसानियत कमा सकते हैं। सभी किसान मूंगफली की पहली फसल फुटपाथ पर रहने वालों में बांटते हैं और इस बात की शपथ खाते हैं कि किसी की तरक्की से ईर्ष्या नहीं रखेंगे। इस तरह जादुई मूंगफली गांव के निवासी खुशहाली से रहते हैं। नहीं मम्मी, मुझे ये नहीं खाना, मुझे पिज्जा खाना है। अच्छा ठीक है बेटा, शाम में मैं तुम्हारे पापा से कहकर पिज्जा मंगवा दूंगी, वो भी तुम्हारा फेवरेट एक्स्ट्रा चीज पिज्जा। नहीं, मतलब नहीं, मुझे अभी पिज्जा खाना है तो खाना है। अच्छा, अभी तुम ये गुलाब जामुन खा लो, देखो कितना गर्म है। मैं तुम्हारे लिए पिज्जा मंगवा देती हूँ, थोड़ा वक्त दो मम्मा को। जब मधु भारती से ये सब कह रही होती है, तभी एक बच्चा खिड़की से यह सब देख रहा था और वो बच्चा भारती का चचेरा भाई था। तभी मधु रात वाले पनीर के पकौड़े बाहर लगे कूड़े के डस्टबिन में डाल देती है और जैसे ही मधु वो पनीर के पकौड़े डस्टबिन में डालकर जाती है, वैसे ही उसे गोलू उठाकर खाने लगता है। कहाँ था तू? कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। चल जा, बैठ खाना खा ले। लेकिन माँ, मैंने तो खाना खा लिया है। किसने खिलाया तुझे खाना? कहीं तू जेठ जी के घर तो नहीं गया था? चाची तो मुझे घर के अंदर जाने भी नहीं देती, न ही भारती दीदी मुझे अंदर आने के लिए कहती हैं कभी। वो तो मैं उनके घर के बाहर रखे पनीर के पकौड़े उठा लिए थे, वो बहुत अच्छे थे। अरे बहू, पूछ इससे, कहीं इसने कूड़े से तो नहीं उठाकर खाया है कुछ? नहीं, हाँ हाँ माँ, मुझे मारना मत, मुझे भूख लगी थी तो मैंने
चाची को वो पनीर के पकौड़े फेंकते हुए देखा तो उठा लिया। बहू, तू इस बच्चे पर हाथ क्यों उठा रही है? ऊपर वाले ने हम गरीबों को इतना भूखा बना दिया है कि गिरा हुआ खाना खाने के लिए भी तैयार हैं। और उस औरत को देख, इतना भी नहीं होता कि उसकी सास देवरानी यहाँ गरीबी में जी रही हैं, तो बचा हुआ खाना हमें दे दे। लीला के 2 बेटे थे, जिनमें से एक बेटे के पास किसी चीज की कमी नहीं, वहीं दूसरे बेटे के पास कुछ भी नहीं था। इस अमीरी और गरीबी में जी रहे उनके बेटों और बहू की ऐसी स्थिति कैसे आई, इसे जानने के लिए हमें कहानी को थोड़ा पीछे लेकर चलना होगा। कुछ समय पहले लीला का परिवार खुशहाल परिवार था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन लीला के बड़े बेटे की नौकरी लगने के बाद बहू और बेटे दोनों के तेवर बदल गए थे। उन्होंने अपना अच्छा घर बना लिया था और अलग रहने लगे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। वहीं लीला का छोटा बेटा गरीबी में जीने को मजबूर था, जिस कारण लीला की छोटी बहू एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपने पति, बेटे और सास के साथ गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन उनके परिवार की भूख का असर अब उनके बच्चे पर भी दिखने लगा था, जो कूड़े में फेंका खाना भी उठाकर खाने को मजबूर था। बहू, क्या हुआ? लकड़ी जल नहीं रही है क्या? कितना धुआं भरा पड़ा है कमरे में। माँ जी, आजकल तो धूप भी नहीं निकल रही, पूरे वक्त कोहरे और ओस की वजह से लकड़ियाँ जल नहीं पा रही। माँ मुझे आज गाजर का हलवा खाना है। सभी के लिए चटनी और रोटी बना रही हूँ, तुझे खाना हो तो खा लेना, वरना हमारे पास इतने पैसे नहीं कि सब्जी भी खरीद कर खाएं। और तू गाजर का हलवा खाने की बात कर रहा है? अच्छा भला भारती दीदी, जब ठंड में गुलाब जामुन, पिज्जा, गाजर का हलवा और इतनी अच्छी अच्छी चीज खा सकती हैं, तो भला हम क्यों नहीं? लगता है तू आज बिना पिटे मेरी बात नहीं समझेगा। क्यों बच्चे पर गुस्सा कर रही है? उसे क्या मालूम कि अमीरी और गरीबी क्या होती है, और ठंड में कौन कैसे कर रहा है और किसे कितनी दिक्कत है। वो तो जो देखेगा वही पूछेगा। जैसे तैसे रानी अपनी सास, बेटे, पति और अपने लिए रूखा सूखा बनाती है और देर रात सभी एक जगह बैठकर चटनी रोटी खाते हैं। लेकिन गोलू अब भी रोटी को हाथ नहीं लगा रहा था। क्या बात है, रोटी क्यों नहीं खा रहा तू? रहने दीजिए, भूख लगेगी तो खा लेगा। इसे गाजर का हलवा, पिज्जा ये सब चाहिए, और इसे मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ कि ये सब हमारी किस्मत में नहीं। और इस ठंड में अमीर लोग ही ये महंगी महंगी चीज खा सकते हैं, हम जैसे गरीब नहीं। बेटा, अभी ये खा लो, जल्दी मैं गाजर लेकर आऊंगा तो उसका हलवा बनाएंगे। हाँ, जैसे तैसे कैलाश अपने बेटे को मनाकर इस कड़कड़ाती ठंड में खाना खिला देता है। वहीं दूसरी तरफ मधु का परिवार देर रात डाइनिंग टेबल पर बैठा खाना खा रहा होता है। पनीर की सब्जी तो अच्छी बनी है। जरा गुलाब जामुन देना और थोड़ा गाजर का हलवा भी, और हाँ, सलाद भी डाल ही दो। आजकल इसके ज्यादा ही नखरे हो रहे हैं कुछ। सुबह खाना नहीं खा रही थी तो पिज्जा मंगवाया, अभी खाना नहीं खा रही है क्योंकि इसे बर्गर चाहिए, चाउमीन चाहिए। दोपहर में मैगी खाना था तो मैगी बनाकर दी है। अभी मेरी बेटी भारती मेरे साथ थोड़ा थोड़ा ये सब खाएगी। उसके बाद हम बर्गर ऑर्डर करेंगे, ठीक है ना? लेकिन पहले पापा की बात माननी होगी। आप सच कह रहे हैं ना? अगर मैं ये खाऊंगी तो आप मेरे लिए बर्गर ऑर्डर करोगे ना? पक्का ऑर्डर करूंगा, लेकिन मेरे साथ ये सारा खाना खत्म करना होगा। हाँ पक्का, आपके साथ में खाना खाऊंगी। इतना कहकर भारती अपने पापा के पास आकर खाना खाने लगती है। जहां एक तरफ लीला का बड़ा बेटा शंकर अपने परिवार के साथ ठंड में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, वहीं दूसरी तरफ लीला का छोटा बेटा कैलाश अपनी फूटी किस्मत को कोस रहा था। कितना बदनसीब बाप हूं मैं, अपने बेटे को इस ठंड में कुछ अच्छे पकवान भी नहीं खिला सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप पूरे परिवार को संभाल रहे हैं। आपसे जितना हो पा रहा है आप उससे ज्यादा कर रहे हैं। किस्मत की बात है। कल तक जिस भाई को मैं अपना सब कुछ मानता था, आज उसके पास पैसा आते ही वो कितना बदल चुका है। कभी माँ से भी ये नहीं पूछता कि उन्होंने खाना खाया या भूखी है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज रानी घर के बाहर झाड़ू लगा रही होती है, तभी वो देखती है कि उसकी जेठानी एक बर्तन में कुछ लेकर आई है और सामने कूड़े पर डाल कर चली गई है। तभी बच्चों के साथ खेल रहा गोलू अपनी चाची के जाने के बाद वहां पहुंचता है और कूड़े पर फेंका हुआ गाजर का हलवा उठाकर खाने लगता है। हे भगवान, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। जेठानी जी जो गाजर का हलवा फेंक कर गई है वो मेरा बच्चा उठाकर खा रहा है। बच्चे तो नादान होते हैं, लेकिन जेठानी जी को तो समझना चाहिए था कि वो खाना ना फेंककर हमें ही दे देती। अब रानी घर में जाकर ये बात अपनी सास को बताती है। लीला भी इस पर बहुत अफसोस करती है। लेकिन एक रोज मधु जब अपनी बेटी भारती को स्कूल से लाने जाती है तो वो देखती है कि भारती की तबीयत ठीक नहीं है। उसे तेज बुखार था। वो तुरंत भारती को स्कूल से छूटने के बाद डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और फोन भी बंद हो चुका था।
अच्छा हुआ डॉक्टर को पैसे देने के बाद फोन बंद हुआ, लेकिन अब घर कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं है। माँ मुझे प्यास लगी है और भूख भी। तू यहाँ बैठ, मैं अभी सामने वाली दुकान से बिस्कुट और पानी लाती हूँ। मधु अब ठंड में ठिठुरते हुए पास की दुकान पर जाती है और दुकानदार से अपनी मजबूरी बताकर उससे पानी मांगती है। देखो मैडम, छोटी सी बात है, मैं आपको सामान दूंगा, बदले में पैसा लूंगा, लेकिन अभी के अभी, बाद का कोई सीन नहीं रखना मुझे। ये कहकर दुकानदार मधु को न तो पानी और न बिस्किट का पैकेट देता है। इससे मधु बहुत उदास हो जाती है और अपनी बेटी भारती को घर लेकर आती है। उस वक्त उसे एहसास होता है कि उसके पास इतना पैसा होने का क्या फायदा, जब 1 रुपए न होने पर उसकी किसी ने मदद नहीं की। अब देर शाम मधु ये बात अपने पति शंकर से कहती है। मैं समझ सकता हूँ, जो आज हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन आज जो हुआ उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। कभी मैं भी तो किसी गरीब की मदद नहीं करती, जो भी खाना बचता है फेंक देती हूँ, लेकिन किसी को देती नहीं, तो भला भगवान मेरे साथ अच्छा कैसे कर सकता है? मधु को एहसास था कि आज तक उसने किसी का भला नहीं किया, तो उसके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। और उस दिन के बाद से मधु के पास जो खाना बच जाया करता, उसे फेंकने की बजाय वो अपने सास और देवरानी को वो खाना दे देती, या फिर कुछ अच्छा बनाती तो भी वो अपनी देवरानी और सास को इस ठंड में गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, पूरी, पुलाव सब खिलाती, क्योंकि उनके पास ठंडी सूखी रोटी, चटनी, नमक और तेल के अलावा खाने को और कुछ नहीं था। तुझे मैं जब भी खाना फेंकते हुए देखती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है और ये है कि खाना फेंक रही है। माँ जी, मैं अपनी गलतियों को सुधार रही हूँ और अन्न का अपमान मैं अब कभी नहीं करूँगी। मधु को यह एहसास होना जरूरी था कि अन्न का अपमान उसके अपमान जैसा है, और इसका एहसास उसे हो चुका था। और इसी के चलते इस ठंड भरे मौसम में गरीब परिवार ने भी अच्छा खाना खाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हे भगवान जी, ये मानसून का महीना तो बड़ी आफत मचाता है। इतनी तेज आंधी तूफान में आज भी नहीं जल रही है, बस रोटी बनने तक बारिश न हो। नदियापुर गांव के आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। ऐसे में 8 महीने की गर्भवती सुधा बारंबार चूल्हा जलाने का जतन कर रही थी, लेकिन तेज की आंधी तूफान चलने की वजह से चूल्हा बुझा जा रहा था। तभी बहुत जोर की बारिश शुरू हो जाती है और गांव के हर एक निवासी अपने अपने झोपड़ी में होते हैं। तभी झोपड़ी के चौखट पर से कमजोर से दुबले शरीर की सीता ने कहा, हे इंद्र भगवान को भी अभी ही बारिश की आफत लगानी थी। बेचारे किसान लोगों ने खेतों में नारियल के पौधों की रोपाई करी है। बेचारे सब के सब बारिश में भीग रहे होंगे। अरे ओ रामा, देख बारिश के साथ ओले भी बरस रहे हैं। घर चल, बारिश थम जाएगी तो आ जाएंगे रोटी पानी खाकर घर से। नहीं शंकर काका, बादल इतनी जोर जोर से गरज रहा है, लगता नहीं है कि बारिश रुकेगी। अगर खेतों में पानी भर गया तो सारी की सारी नारियल की फसल बर्बाद हो जाएगी, बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस बार किसी भी हालत में मुझे अपने घर को पक्का करवाना है और मेरी सारी उम्मीद इस नारियल की खेती पर ही निर्भर है। आप जाओ, मैं खेतों में नाला बना कर आऊंगा, आपके भी बना दूंगा, ताकि पानी पास होकर नहर में चला जाएगा। जिस प्रकार सुनार के लिए उसका सोने का व्यापार होता है, उसी तरह गरीब किसान के लिए उसकी मिट्टी, खेत और फसल होती है। रामा बारिश में भीगता कांपता हुआ अपने खेत में नाला बनाता है। फिर शंकर के खेत में नदियापुर गांव के निवासी बहुत गरीबी में जिंदगी गुजार रहे थे। सभी के घर फूस के बने थे, लेकिन सब एक परिवार की तरह प्यार से रहते थे। बन गया नाला, अब घर चलता हूँ, सुधा चिंता कर रही होगी। तभी बहुत से पक्षी बारिश में भीगे हुए नारियल के पेड़ों पर आकर बैठ जाते हैं, जिसे एक नारियल टपक कर गिरता है, जिसे लेकर वो घर आ जाता है, जहां बारिश का पानी रोकने के लिए सुधा और 5 साल की गुंजन बर्तन लिए खड़ी थी। अरे ये क्या सुधा, पूरा घर तो जगह जगह से टपक रहा है। पिताजी, माँ बहुत देर से बर्तन लेकर खड़ी है। मैंने कहा भी आप आराम कर लो, आपके पेट में बाबू है, ये सारा पानी मैं निकाल दूंगी बाहर। ये सुनकर गरीबी में जूझ रहा रामा की आंखों में आंसू भर आए और नम आंखों से वो बेटी के सिर को सहलाकर बोला, मेरी सयानी सी बिटिया, रुक जाओ, मैं छत पर ये बड़ी वाली पन्नी डाल देता हूँ, फिर छत नहीं टपकेगी। लेकिन संभल कर जी, छत एकदम कच्ची हो गई है। थोड़ी देर में बारिश का पानी ठहर जाता है। तभी नारियल को देखकर नन्ही गुंजन खाने की जिद से बोली, पिताजी, पिताजी, आप ही नारियल मेरे लिए लाए हैं, मुझको भूख लगी है, मैं खा लूं? नहीं गुंजन बेटी, ये खेत की पहली फसल है, इसको भगवान जी को चढ़ाएंगे। बारिश में भीगते हुए रामा मंदिर में ले जाकर नारियल चढ़ा देता है
मगर वो रात नदियापुर गांव के हर एक निवासी को भूखे रहकर काटनी पड़ती है। सुबह होते ही सूरज की किरण फूटने के साथ सभी किसान अपनी गाय बैलों को लेके खेत पर चल देते हैं, मगर अभी आसमान बरसाती काली घटाओं से घिरा पड़ा था। हे भगवान, इस सेर भर आटे में तो केवल 3 रोटी बनी है। गुंजन बिटिया, ये 1 रोटी तू खा ले और एक पिताजी के लिए बचा देना। 1 रोटी मैं सीता काकी को दे आती हूँ। सुधा सीता की झोपड़ी में आती है, जहाँ एक खाट पे सीता पड़ी हुई थी। अरे सुधा बेटी, तू कल तो बड़ी देर तक मैंने तेरी बाट जोही थी, फिर लगा कि जरूर बारिश के चलते तूने भी बनाया नहीं होगा। सारी उम्र बीत गई इस फूस के घर में रहकर और आधा पेट खाकर। ना जाने हमारे नदियापुर गांव के भाग्य कब बदलेंगे। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द बदल जाएगा काकी। इस बार तो गांव के सारे किसान तबकों ने अपने खेत में नारियल उगाए हैं, मगर क्या फायदा, उसका खून पसीना बहाकर बेचारे गरीब किसान फसल उगाते हैं और मुखिया जबरन खरीद लेता है। मेहनत का वाजिब दाम भी नहीं देता। ला तू रोटी खिला दे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सभी किसानों की नारियल की खेती तैयार हो जाती है। सबके पेड़ में बड़े बड़े नारियल उगते हैं। तभी मुखिया मूछें मड़ोड़ता हुआ आता है। अरे क्या बात है, इस बार तो खूब अच्छे नारियल हुए हैं तुम्हारे खेत में। इन्हें लेके मेरी हवेली पर आ जाना और दाम ले जाना। तभी बूढ़े रामदीन ने कहा, नहीं मुखिया जी, इस बार हम अपने नारियल शहर के बाजारों में बेचेंगे, आपको नहीं बेचेंगे। हाँ मुखिया जी, आपको अपनी फसल बेचकर हमें कोई मुनाफा नहीं होता और अपने परिवार के लिए हमको पक्के घर बनाने हैं। ये सुनकर मुखिया खेत में से खिसियाकर चला जाता है। अरे ओ शांभा। जी मालिक। आज बांध कर सारा पानी इनके खेतों में छोड़ देना। मैंने इनके नारियल के खेतों का नाश नहीं मारा तो मूछें मुड़वा लूंगा। सभी किसान अपने अपने फसल की पहली उपज का नारियल भगवान को चढ़ाते हैं। उसी रात मुखिया का आदमी पूरे बांध का पानी बहा देता है और ऐसे में बारिश का कहर भी पूरे गांव पर टूट पड़ता है। उस दिन शंकर और पार्वती की बेटी रज्जो का लगन भी था और आंधी तूफान कई घरों को तबाह कर देता है। हे राम, ये इंद्रदेव कैसा उत्पात मचा रहे हैं हमारे गांव पर। रज्जो निकल, बेटी पूरा गांव बाढ़ के चपेटे में आ गया है। बाबा जल्दी करो। अरे तेरा जोड़ा तो ले लेने दे बेटी। सब कुछ बाढ़ में डूबने लगता है। अजी बहुत पीड़ा हो रही है। अरे हिम्मत कर सुधा, बस किसी तरह हमें मंदिर तक पहुंचना है। गुंजन बेटी, तू कंधे पर आ जा। पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हो जाता है। सब कुछ तबाह हो चुका था। माल जाल भी बारिश में बह रहे थे। कई दिन बगैर खाए पिए बीत जाता है, लेकिन बारिश बंद नहीं होती। हे भगवान, हे इंद्र भगवान, दया करो। अरे कुछ नहीं बचा, घर बार से लेकर खेत खलियान सब नष्ट हो गया। धीरज रखिए काका, सब ठीक कर देंगे भगवान। ये सुनकर गरीबी से हारा हुआ बूढ़ा रामदीन बिलखते हुए बोला, अरे भगवान होता तो ये तबाही आती क्या रामा। हम गरीबों के लिए कोई चमत्कार नहीं होने वाला। हमें तो अपनी हड्डियां गराकर ही कमाना खाना है। अरे कभी ये मुखिया हमारा हक नोच नोच कर खाते हैं तो कभी भगवान हम किसानों को बारिश की मार मारता है। कई दिनों तक बारिश के कहर में भूखे रहने की वजह से सबके चेहरे एकदम मुरझा से गए थे। तभी भूख से तड़पते हुए गुंजन ने कहा, पिताजी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना चाहिए। पेट में दर्द हो रहा है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। डबडबाई आंखों से रामा ने कहा, बेटिया सबर कर, क्योंकि अभी अन्न का एक दाना भी नहीं बचा हमारे पास। पूरा गांव तबाह हो चुका है। धीरे धीरे करके सबकी आशा टूट रही थी। कई दिन इसी तरह बीत जाते हैं, मानो भगवान नदियापुर गांव के निवासी की परीक्षा ले रहे थे। सब हाथ जोड़े आंसू बहा बहा कर बारिश के थमने की विनती कर रहे थे। तभी एक सप्ताह के बाद बारिश थमने लगती है और पानी का तापमान घटने लगता है। लेकिन पूरा का पूरा गांव तहस नहस हो चुका था। सब हिम्मत हार जाते हैं। अरे सब मिट्टी हो गया रामा, देख हमारे घर ढह गए। एक एक सामान जोड़ा था वो भी नहीं बचा। हे भगवान, क्यों हम गरीबों पर बारिश करके बिजली गिराता है? बोलता क्यों नहीं तू अब? भगवान कोई तो चमत्कार कर दे। सब रामा को खूब कोसते हैं, क्योंकि इतने के बाद भी वो अपने विश्वास को नहीं छोड़ता। तभी 2 पक्षी को एक नारियल के अंदर बैठा हुआ देखता है, जिससे उसे घर बनाने का ख्याल सूझता है। काका वो देखिए,
वो आकाश के पक्षी न तो हमारी तरह बोलते हैं और न दिखते हैं, फिर भी ईश्वर ने उन्हें सुरक्षित रखा है और उनका पेट भर रहा है। जब ये नारियल के अंदर अपना बसेरा बना सकते हैं तो क्या हम लोग इन नारियल से अपना गांव नहीं बना सकते? ईश्वर ने हमें रास्ता दिखाया है। लेकिन भला नारियल का घर कैसे बना सकते हैं? वो तो टिकेगा ही नहीं। काश की कोई जादुई नारियल की नगरी बन जाती जहां हम गरीब गांव वाले चैन सुकून से रह पाते। दुख के मन से जैसे ही गांव के निवासी ने यह कहा, तभी सभी नारियल के पेड़ जैसे सूरज की सुनहरी किरणों जैसे चमक उठे और देखते ही देखते एक तेजोमय रोशनी प्रकाशमान होने के साथ साथ सब कुछ जादुई नारियल का गांव में बदल गया, जहां बड़े बड़े नारियल के घर, पेड़, सड़कें, मोटर गाड़ी सब था। जादुई नारियल का गांव एक अनोखा गांव था। हे विधाता, ये क्या चमत्कार है। यहाँ तो नारियल का घर है, कहीं मुझ बुढ़िया की आंखें तो नहीं चौंधी आ गई। तभी एक भविष्यवाणी हुई। आज से ये जादुई नारियल का गांव तुम सबका है, ये तुम्हारे परिश्रम का फल है। सबने अपने अपने लिए जादुई नारियल वाले घर को चुन लिया और भीतर आकर देखा। अरे वाह बाबा, ये नारियल वाला घर तो कितना सुंदर है। इसकी दीवारें तो हमारी कच्ची फूस वाले घर से कितनी मजबूत है। तभी दीवार से मुस्कुराने की आवाज आई। प्यारी, समझ गई? अरे बाप रे बाप, पापा पापा, इन दीवारों की तो कान है। क्योंकि ये जादुई नारियल गांव है। अंत में गांव वाले खुश होकर अपने अपने लिए खाना मांगते हैं और कई दिन बारिश के कहर में जीने के बाद पेट भरकर सब खाना खाते हैं और जादुई नारियल गांव में खुशहाली भरी जिंदगी जीते हैं।